बेटा देखो, कल अपन ने थोड़ा सा चार्ज का इंट्रोडक्शन दिया था। चार्ज का इंट्रोड्यूस मैंने आपको करवाया था कि अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम चार्ज किसको बोलेंगे, ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी थी। थोड़ा सा मैंने आपको ये भी बताया था कि चार्ज कितने टाइप का होता है। मैंने आपको बताया था बेटा चार्ज दो टाइप का होता है। फर्स्ट, पहला जो है हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, और बेटा दूसरा जो है हम उसको नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। कल अपन ने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था। आज मैं आपको एक बहुत बेसिक चीज बता रहा हूँ, बहुत ध्यान रखने योग्य बात है ये कि चार्ज का नाम पॉजिटिव मतलब नॉर्मल वर्ड में हम इसको प्लस बोल देते हैं और इसको माइनस, यानी चार्ज दो टाइप के होते हैं, प्लस का और एक माइनस का। पर बेटा इस फिनोमिना से पहले, जैसे जूल ने कुछ खोजा अपने नाम पर रख दिया, जैसे न्यूटन ने कोई चीज डिस्कवर की उसने अपने नाम पर रख दी, कूलाम ने कुछ खोजा अपने नाम पर रख दिया। ये पहली फिनोमिना ऐसी थी कि जिसमें नामकरण तो हुआ, पर नामकरण ऐसा हुआ जो आज से पहले कभी ना सुने थे ना कभी देखे, बाद में भी नहीं। बताओ आप कभी सुनेंगे किसी बच्चे के नाम प्लस और माइनस? नहीं होता था। तो ये ऐसी चीज थी कि इसका नाम एक का प्लस रखा गया, एक का माइनस, एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव। कारण भी इसका क्यों रखा गया पॉजिटिव और नेगेटिव, ये सजेस्ट किसने किया था नाम? ये फ्रैंकलिन नामक एक साइंटिस्ट था, उसने ये सजेस्ट किया था। और शुरू में जब ये नाम रखा तो लोग बहुत हंसे कि यार ऐसा नाम नहीं सुना कभी भी, ये नाम क्यों रखा, रीजन क्या था? बेटा ध्यान देना, ये IIT लेवल का क्वेश्चन है, आया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन कि चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, उनका नाम पॉजिटिव और नेगेटिव ही क्यों रखा गया, क्वेश्चन ये बनता है। तो इसके लिए फ्रैंकलिन ने एक बहुत अच्छी बात समझाई। उसने बताया कि मैं एक ग्लास रोड लेता हूं, मैं एक क्या ले रहा हूं बेटा यहाँ पे, ग्लास रोड, और इस ग्लास रोड को मैं रब करता हूं किसके ऊपर रब करता हूं मैं इसको? सिल्क क्लॉथ के ऊपर। किसके ऊपर रब कर रहा हूं? सिल्क क्लॉथ के ऊपर। अब जब सिल्क क्लॉथ के ऊपर देखा तो मैंने देखा ये चार्ज हो गई, हमने देखा कैसी हो गई अब ये चार्ज, पहले अनचार्ज थी। उसने कहा दूसरी मैं एक यहाँ पे एबोनाइट की रोड लेता हूं, एबोनाइट, और उसको रब करता हूं, किसके ऊपर रब करता हूं बेटा? कैटस्किन के ऊपर। किसके ऊपर रब कर रहा हूं? कैटस्किन के ऊपर। हमने देखा ये भी चार्ज हो गई। कैसे पता लगा ये चार्ज हो गई है? हमने इस ग्लास रोड को सिल्क पर रब करके हम इसको कागज के टुकड़ों के पास ले गए, ये उनको उठाने लगे, मतलब ये चार्ज हो गई। इसको हमने कैट स्क्रीन पर रब किया और कागज के टुकड़ों के पास ले गए, ये भी उसको उठाने लगे, मतलब क्या हो गई? चार्ज हो गई। तो फ्रैंकलिन ने बताया कि बताओ दोनों चार्ज हैं, तो हम क्या करते हैं, दोनों को एक साथ बांध देते हैं, मिला दिया दोनों को इस तरीके से एक साथ। और फ्रैंकलिन बोलता है ये पहली ग्लास रोड भी चार्ज थी और दूसरी एबोनाइट की रोड भी क्या है? चार्ज है। और जब मैं इसे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाऊंगा तो इन टुकड़ों को ये पहले से डबल पावर से उठानी चाहिए, क्योंकि ये इंडिविजुअल अकेली थी, चार्ज थी, कागज के टुकड़ों को उठा रही थी, ये अकेली थी तो भी कागज के टुकड़ों को उठा रही थी, तो दोनों को मिला दिया तो पावर बढ़ जानी चाहिए, ये तो और ज्यादा कागज के टुकड़ों को उठाना चाहिए। पर रिजल्ट कुछ और कह रहे थे। रिजल्ट क्या कह रहे थे कि अब ये इन कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाती, इन कागज के टुकड़ों को नहीं उठा पाती। तो उसने सोचा ये ऐसा क्यों, तो फिर उसने दोबारा दोनों को अलग किया, अलग अलग करके पहले ग्लास रोड को पास में लेके आया, उसमें भी कागज के टुकड़े नहीं उठाए। उसने दूसरा एबोनाइट की रोड को पास लेके आया तो वो भी कागज के टुकड़ों को नहीं उठाती। मतलब मिलाने के बाद ना दोनों उठा पा रही है और मिलाकर अलग करने के बाद अलग अलग भी नहीं उठा पा रही है। इसका मतलब कि इनके ऊपर जो टोटल चार्ज था वो चार्ज नल हो गया, खत्म हो गया, वो चार्ज कितना हो गया? 0 हो गया। यानी ये दोनों मिलकर न्यूट्रल हो गए, दोनों ऑब्जेक्ट कैसी हो गई है? न्यूट्रल हो गई। क्यों भाई ऐसा क्यों हुआ? तो उसने कहा कि इसका मतलब ये देखो कैसी स्पेशल प्रॉपर्टी है कि अलग अलग थी तो दोनों चार्ज थी, पर जब दोनों को मिला दिया तो क्या हो गई? चार्ज क्या हो गया? 0। अब आपने आज से पहले कभी ऐसा सुना था क्या? हाइड्रोजन में मैं ऑक्सीजन मिलाता हूँ क्या बन जाता है? जल। ऐसा हो क्या कि दोनों कैंसिल हो गए? नहीं है ना। आपने कोई और सब्जेक्ट में कभी पढ़ा हो? हम ऐसा केवल एक ही सब्जेक्ट में देख पाते हैं, किसके अंदर? मैथ में। क्या देख पाते हैं कि जैसे मेरे पास एक डिजिट प्लस की 3 है, एक माइनस की 3 है,
जोड़ोगे तो बताओ कितना हो जाएगा 0। यानी 2 डिजिट इंडिविजुअल अलग अलग वैल्यू रखती हैं, बट अगर दोनों को मिला दूं तो वैल्यू कितनी हो जाती है 0। पर कब होता है, जब उनमें से एक डिजिट पॉजिटिव हो और दूसरी डिजिट उनमें से नेगेटिव हो। ऐसा तभी होगा जब उनमें से एक डिजिट पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो और दोनों बराबर हो, तो जोड़ेंगे तो दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 0। यहाँ भी एक पर चार्ज था, दूसरी पर चार्ज था, नहीं पता कैसा था, बट जब दोनों को मिलाया तो क्या हुआ 0। मतलब यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी बन रही है कि इसका मतलब दोनों पर चार्ज था। और कल हमने देखा भी था, अपन ने क्या देखा था कि जब मैं इसको इसके पास लेके आता हूं तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाती है अट्रैक्ट। मतलब ये तो क्लियर था कि दोनों पर अपोजिट नेचर का चार्ज है। और आज क्या देखा अपन ने 0 भी हो रहा है, इसका मतलब एक पर प्लस का चार्ज है और एक पर माइनस का चार्ज है। इसीलिए इसी फिनोमिना के कारण, इसी स्पेशल कैटेगरी के कारण चार्जों का नाम ही क्या रख दिया गया, पॉजिटिव और नेगेटिव। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये ऐसी फिनोमिना थी जिसमें जोड़ने पर 0 आ रहा था, और जोड़ने पर दो चीजों को 0 केवल मैच में होता है कब, जब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। इसीलिए यहाँ पे इनकी वैल्यू भी क्या हो गई 0 हो गई। और इसी फिनोमिना के बेस के ऊपर, इसी के बेस के ऊपर नाम रख दिया गया पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। किसने बात सजेस्ट किया था, ये फ्रैंकलिन। ऐसा समझाने के बाद सबने एक्सेप्ट किया कि भाई चार्ज कितने टाइप के होते हैं, 2, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके बाद में हम नेक्स्ट फिनोमेना में ये देखेंगे कि हम किसी ऑब्जेक्ट को, क्या अनचार्ज ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं, क्या हम किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं, हम ये देखेंगे। तो हम किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे वो आएगा प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। यानी चार्जिंग की प्रोसेस क्या क्या है, चार्जिंग के तरीके क्या क्या है, किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। बेटा इसके बहुत तरीके हैं, अपने कोर्स में भी अपन इसके कम से कम 3 तरीके पढ़ेंगे चार्ज करने के भी। उनमें से पहला तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं, हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बाई फ्रिक्शन। क्या पढ़ेंगे बेटा हम इसमें, बाई फ्रिक्शन। बहुत सिंपल, हम कल से पढ़ते आ रहे हैं वही सेम चीज मैं इसमें ले रहा हूं। हमने शुरू में देखा था कि एबोनाइट की रोड कैसी थी बेटा, अनचार्ज थी, रखी हुई थी हमारे पास, अनचार्ज थी। पर जब हम इस एबोनाइट की रोड को रब करते हैं, किसके ऊपर रब करते हैं, कैट स्किन के ऊपर। रब करने का मतलब क्या हुआ, फ्रिक्शन। रब करने का मतलब क्या हुआ, फ्रिक्शन। यानी हम एबोनाइट रोड को फ्रिक्शनाइज करते हैं किसके ऊपर, कैट स्किन के ऊपर। तो हम ये देखते हैं कि ऐसे करने के बाद ये ही रोड क्या हो जाती है, चार्ज। कहां से आया ये चार्ज, कैसे चार्ज हो गया, तो हमने कहा ये एक दूसरे के ऊपर रब करने के कारण क्या हो गया, चार्ज आ गया। अब ये चार्ज आया कैसे, इसको समझने के लिए हम इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ते हैं। इसको समझने के लिए हम कौन सी थ्योरी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इलेक्ट्रॉन थ्योरी के कुछ स्टेटमेंट्स थे। इलेक्ट्रॉन थ्योरी में सबसे पहली चीजें क्या थी, इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या कहती है कि हम कोई भी मैटर की बात करें, कोई भी मैटर बना होता है किसके द्वारा, एटम। और एटम में क्या क्या चीजें होती है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, एटम के अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं और एटम के अंदर न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन पॉजिटिव है और न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल। तीनों होता है। इसकी स्ट्रक्चर में बीच में न्यूक्लियाई होती है और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर अलग अलग ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं, ऐसा अपन ने देखा है। अब हम ये बात भी जानते हैं कि ये जो न्यूक्लियाई है, ये प्रोटॉन इसके अंदर होता है, न्यूट्रॉन भी इसके अंदर होता है, तो न्यूक्लियाई का बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स दोनों पर लगता है। इसका मतलब प्रोटॉन को तो हम किसी स्पेशल कंडीशन या स्पेशल बहुत अधिक एनर्जी देने के अलावा एटम से अलग कर ही नहीं सकते। एटम से अलग केवल क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, भाई आप एक बात सिंपल सा एक एग्जांपल समझाता हूं। ये एक घर है, इस घर के अंदर फादर रहता है और उस फादर के 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ, जो ये ए है
वो बड़ा हो गया, 12th पास कर ली, ये कोचिंग करने के लिए बाहर चल जाता है, कोटा चल गया, कहीं भी चला गया बाहर, आगे की हाई स्टडी करने के लिए बाहर चला गया। ये जो बी है वो 10th स्टैंडर्ड में है और वो अपने घर पर रुका हुआ है। आप ये बताओ, अब ये जो फादर है, ये घर का मुखिया है, वो इन दोनों बच्चों का कैरियर बनाना चाहता है, दोनों पर अपना फोर्स उसने लगा रखा है, दोनों पर वो अपना ध्यान रखता है। पर बेटा एक घर से बाहर चला गया, जो ए था वो घर से बाहर आ गया, बाहर मतलब किसी बड़े शहर में चला गया। बी घर के अंदर रहता है, लोकल स्कूल में जाता है, वापस आ जाता है। बेटा ये अपना कंसंट्रेट किस पर ज्यादा कर पाएगा, ए पर या बी पर? तो बी पर। क्यों? क्योंकि ये रोज इसके पास रहता है, रोज उसका होमवर्क भी चेक करेगा, कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है नहीं जा रहा है, स्कूल भी अपने ही गाँव में जाके देख के आएगा। इसके थ्रू क्या होगा बेटा, इसके ऊपर क्या ये पूरा कंसंट्रेशन कर पाएगा? नहीं, इससे केवल ये मोबाइल से अटैचमेंट है, फोन करके पूछता है, फोन पर ये झूठ भी बोल सकता है, इसको ये कभी कभी जाकर देखता है। इसका मतलब बेटा इसके ऊपर इसका फोर्स कम लगता है। सेम बिहेवियर एटॉमिक स्ट्रक्चर में होती है। इस ऑर्बिट के अंदर जैसे ये फर्स्ट ऑर्बिट, इसमें ये इलेक्ट्रॉन सर्कल लगा है, ये इसके बहुत नजदीक है, तो बेटा इनके ऊपर वो ज्यादा फोर्स अप्लाई करता है। ये ऑर्बिट इससे दूर है, तो ये एक्सटर्नल ऑर्बिट हो गया, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर ये कम फोर्स लगाता है, ध्यान भी कम रखता है। तो ये जो फोर्स है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इस ऑर्बिट के अंदर न्यूक्लियर फोर्स के थ्रू बंधे हुए तो है, बट बहुत वीक फोर्स से, ऐसा फोर्स से कि हम इसे इजीली यहां से अलग कर सकते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट को हम फ्रिक्शन करते हैं, तो अब एक तरीका देखो, मैं एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे मैंने ग्लास रोड ली है और दूसरा जिस हाथ में मार्कर है, ये मान लो सिल्क क्लॉथ है, और ये जो उंगलियां हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं। जब मैं इनको रब करता हूँ बेटा इस तरीके से, तो इस तरीके से रब कर रहा हूँ, तो मैं ये देखता हूँ ऐसे रब करते करते ये इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में फंस गए। ये एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ये फंस गए, मतलब अब अगर आप बाहर से एनर्जी लगाओगे तो या तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास रुकेगा, या फिर इस वाले इलेक्ट्रॉन को तोड़कर ये ले जाएगा। इस तरीके से इनमें से एक ऑब्जेक्ट, जैसे सपोज दैट ये फंस गया, ये ग्लास रोड थी, तो ग्लास रोड का इलेक्ट्रॉन, जब ग्लास रोड ताकत लगाएंगे अपने एनर्जी से, तो उसका इलेक्ट्रॉन टूट कर इसके पास रह गया, मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया, तो खुद का इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसलिए उसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और इसने इलेक्ट्रॉन रख लिया, इसका मतलब उसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी ये बताती है कि जो मैटर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। यानी डोनेट करने वाले के पास पॉजिटिव चार्ज और एक्सेप्ट करने वाले के पास नेगेटिव चार्ज। कौन कहता है ये, इलेक्ट्रॉन थ्योरी। और फ्रिक्शन से कैसे इलेक्ट्रॉन अलग हुए, ये मैंने आपको पूरी प्रोसीजर समझाई, एक जनरल एग्जांपल भी दिया कि अटक कर इलेक्ट्रॉन ऐसे अलग हो जाता है रबिंग प्रोसेस में। तो जिसने जो इलेक्ट्रॉन छोड़ के आया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन को साथ लेकर आया उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस प्रकार से एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। अब इसमें एक स्पेशल बात मैं आपको बता रहा हूं, क्या चार्जिंग प्रोसेस में मास भी चेंज हो सकता है? कैन मास विल बी चेंज? कैन मास विल बी चेंज इन चार्जिंग प्रोसेस? एक क्वेश्चन है कि चार्जिंग प्रोसेस में क्या मास चेंज हो सकता है? तो आंसर आएगा हो सकता है। रीजन भैया आप मेरे को बताओ, इलेक्ट्रॉन जो है क्या उसका मास होता है या नहीं होता? तो इलेक्ट्रॉन इज ए पार्टिकल ऑफ मास, इलेक्ट्रॉन मास रखता है, पता है मैं 9.1 × 10⁻³ kg, ये kg के अंदर बताया मैंने मास आपको, चाहे बहुत कम हो बट वो मास रखता है। अब अगर कोई मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो कुछ मास छोड़ के आएगा। सपोज दैट मैं आपको ये बताऊं, आप 10 किलो सामान लेके जा रहे हो और उस सामान में अलग अलग ऑब्जेक्ट है, कोई 1 किलो, कोई आधी किलो, कोई 100 ग्राम। आप 100 ग्राम के ऑब्जेक्ट को कहीं भूल के आ गए तो आपके पास जो सामान था 10 किलो, क्या 10 किलो रह गया क्या बेटा? नहीं ना, कम हो गया, चाहे 100 ग्राम ही छोड़ के आए हो। तो जब हमने ग्लास रोड को रब किया, जब हमने एबोनाइट रोड को रब किया किसके ऊपर, कैट स्किन के ऊपर,
तो कैट स्किन से इलेक्ट्रॉन मिलता है किसको, एबोनाइट की रोड को इलेक्ट्रॉन मिलता है। ध्यान देंगे कैट स्किन से ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है, इसीलिए इसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो इसने जब चार्ज एक्सेप्ट किया तो पहले इसके पास सपोज दैट कितने थे, एबोनाइट की रोड के पास सपोज दैट पहले 4 इलेक्ट्रॉन थे। रब करने के बाद कैट स्किन में से एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, कितने हो गए बेटा, 5। बताओ वजन बढ़ा या नहीं बढ़ा इसका, इट मींस रब करने से इसका जो मास है वो इंक्रीज हो गया, मास क्या हो गया, इंक्रीज। जबकि कैट स्किन के पास पहले सपोज दैट कितने थे, 5 थे, उसने एक इलेक्ट्रॉन यहां से किसको भेज दिया था, एबोनाइट की रोड को, तो उसका कम हो गया, उसका कम हो गया। इसका मतलब उसका जो मास है जो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। बहुत कॉमन सी बात है, ध्यान देंगे इस चीज को कि हम जब ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं और उस चार्जिंग प्रोसेस में एक ऑब्जेक्ट से दूसरी पर अगर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है तो मास भी चेंज होगा। तो इस का आंसर हो गया यस, मास विल बी चेंज, कि हाँ मास चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, छोड़ के आएगी, उसका मास कम हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी बेटा उसका मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि चार्जिंग प्रोसेस में क्या चेंज हो सकता है, मास भी चेंज हो सकता है। और ये पूरी जो प्रोसेस आपने पढ़ी है पूरी कि चार्ज किया अपन ने कौन सी प्रोसेस के थ्रू, फ्रिक्शन प्रोसेस के थ्रू। तो इस प्रोसेस के अंदर जो चार्ज जनरेट हुआ, हम उस पूरी प्रोसेस को फ्रिक्शनाइज इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, या फ्रिक्शनल, हम इसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, हम इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। और जो चार्ज होता है हम उसको फ्रिक्शनाइज्ड चार्ज बोलते हैं, या पूरी फिनोमेना को हम फ्रिक्शनाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं। हिंदी में हम इसको घर्षण वैद्युतिकी बोलते हैं, हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे, घर्षण वैद्युतिकी। और इस पूरी प्रोसेस के अंदर अपन ने देखा इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, विद्युतीकरण हुआ, और उस इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही यहाँ पे क्या आया, चार्ज आया। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन किसको बोल रहा हूँ, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से जो चार्ज यहाँ जनरेट हो रहा है उसको हम यहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन बोल रहे हैं। और वो इलेक्ट्रिफिकेशन किस प्रोसेस के कारण आया, फ्रिक्शन प्रोसेस के कारण आया, इसलिए हम इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। और इस तरीके से हम किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, एक बच्चे ने पूछा है क्वेश्चन मेरे से पढ़ाते वक्त कि सर जैसे मान लो मैं एक कॉपर मेटल की कोई रोड ले रहा हूँ कॉपर की, और उसको हाथ से पकड़ के मैं रब कर रहा हूँ वूलन क्लॉथ के ऊपर, तो वो चार्ज क्यों नहीं होती, वो तो कागज के टुकड़ों को नहीं उठाती। बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा। मेटल है, मेटल है मतलब वो कंडक्टर है, मेटल है मतलब वो क्या है बेटा, वहां पे कंडक्टर है। और कंडक्टर किसको बोलते हैं बेटा, जो चार्ज को फ्लो करता है। सपोज ये मेटल की रोड है, जैसे कॉपर, आपने इसको किसके ऊपर रब किया बेटा, मान लो सिल्क क्लॉथ या वुलन क्लॉथ के ऊपर, तो चार्ज जनरेट हुआ, यहाँ आया, पर मेटल होने के कारण वो फ्लो हुआ। और बेटा ह्यूमन बॉडी आपने उसको हाथ से पकड़ रखा है, तो वो भी क्या होती है, चार्ज का कंडक्टर होती है। वो आपके थ्रू होते होते नीचे कहाँ चला गया बेटा, जमीन में चला गया। नीचे कहाँ चला गया, यहाँ से जमीन में चला गया। इस कारण जब हम इसे कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो ये जो कॉपर रोड है उन कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ क्या नहीं कर पाती, अट्रैक्ट नहीं कर पाती। अगर आप चाहते हो ये फिनोमेना देखना, और ये फिनोमेना आप चाहते हो कि मेरे को तो कॉपर रोड में भी दिखाई दे, तो आप इस कॉपर रोड के एक तरफ हैंडल लगाए, और वो हैंडल इंसुलेटर मेटेरियल का, जैसे लकड़ी का होना चाहिए। आप उससे पकड़ो लकड़ी के हैंडल से, इसे वुलन क्लॉथ पर रब करो, रब करोगे तो चार्ज आएगा, और फिर आप इसे पेपर पीस के पास ले जाओगे तो ये उनको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट भी करेगा। तो इस तरीके से मेटेलिक रोड भी अपनी हल्की ऑब्जेक्ट को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। उसमें भी फ्रिक्शन से चार्ज आता है, बह सकते हैं। आपने जो किनारा पकड़ रखा है वो किनारा आपका इंसुलेटर होना चाहिए, उसके ऊपर क्या होना चाहिए, हैंडल होना चाहिए। इस तरीके से हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस तरीके से हम क्या करेंगे यहाँ पे चार्जिंग प्रोसेस करेंगे। तो इस प्रकार बेटा ये एक प्रोसेस थी फ्रिक्शन के द्वारा चार्जिंग की।
आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से कमेंट करके आप पूछें, बाकी अपन कल पढ़ लेंगे।